आप ये मौजूदा शिवराज सरकार जो चल रही है इसके कामकाज से आप खुश हैं? आपको कैसा लगता है? नहीं, देखने को तो हमें सब अच्छा लग रहा होगा, बहुत अच्छी सरकार है। हम अगर बुनियादी उस पे जाएँ तो बहुत कुछ कमियां हैं जो मुल्क को, हमारे सूबे को पीछे लेके जा रही हैं, और वो बहुत बड़ा हमारा एक नुकसान है। क्योंकि इनको घोषणावीर कहा जाता है। खाली घोषणाएं इनसे कह देने से सरकार, आप पार्टी को तो चला सकते हैं, लेकिन आगे चल के इसका हमें बहुत नुकसान होगा। हमारी मध्य प्रदेश की नींव कमज़ोर हो रही है। जो सोच हमारी होना चाहिए कि हम प्रदेश को देश में कैसे अव्वल लाएं, उसमें कमी आ रही है। इससे पहले भी काफ़ी साल तक कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने भी कोई ख़ास ऐसा तो कुछ नहीं किया जो ये है। और अब अगर आ भी जाएगी कांग्रेस की गवर्नमेंट दोबारा, तो क्या आप अपेक्षाएं रखते हैं आने वाली सरकार से कि वो क्या ऐसे काम करें जो? देखिए, अभी अभी आपने अगला सवाल भी करा कि खुश हैं क्या। मेरे खुश होने और नाराज़ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना कांग्रेस पे ना बीजेपी पे। आपने कांग्रेस की बात करी, तो कांग्रेस और भाजपा की सोच में एक बुनियादी जो फ़र्क है वो ये है कि कांग्रेस अपनी एक योजना बना के काम करती है, पॉलिसी बना के काम करती है। क्योंकि हमारे देश को जो आज़ादी मिली है वो भी एक योजना बना के मिली। किसी मंदिर मस्जिद या हिंदू मुस्लिम पे भारत को आज़ादी नहीं मिली थी। ऐसे ही कांग्रेस अपनी पॉलिसी लेके आती है। और इनका जो आप जो घोषणाओं का सवाल है, जहाँ तक घोषणाएं ना कांग्रेस को करना चाहिए इस तरह की, जिनसे कि फ्री का जो मिलता है। मैं समझता हूँ कांग्रेस हो, बीजेपी हो या दूसरी दीगर पार्टियाँ हो, ये मुफ्त की सारी स्कीमें बंद कर देना चाहिए। मेरी नज़र में तो आंगनबाड़ी जैसी जो ये स्कीम चलाई जा रही है, ये भी बंद कर देना चाहिए। क्योंकि आंगनबाड़ियों का इनका कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है। हम इनसे घुमा फिरा के सारी सरकारें वही काम लेने लगती हैं कि आप ये सर्वे कर लो, वो सर्वे कर लो। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं होती, 5वीं पास है तो बना दिया। उनसे हम बुखार की गोली बंटवा रहे हैं, कोरोना में गोली बंटवा दी। तो ये जो एक है, ये सारी चीज़ें जनता के हक़ में अच्छी नहीं है। हमें जनता को शिक्षित और रोज़गार बनाना चाहिए, हमें तालीम देना चाहिए, जिससे कि लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें। जब आदमी अपने पैरों पर खड़ा होगा तो उसका ज़िला, उसकी तहसील, उसका सूबा और वो मुल्क हमारा पैरों पर खड़ा होगा, तो हम दुनिया में नंबर 1 बनेंगे, दुनिया में हम ताकत बनेंगे। हमारा मुल्क बहुत बड़ी हस्ती जब ही कहलाएगा ईमानदारी से कि हमारा रोज़गार हमारे मुल्क में होना चाहिए। तो आम आदमी को जब तक हम पैरों पे खड़ा आना नहीं सिखाएंगे तो मज़ा नहीं है। कीमत नहीं है, यहाँ कीमत इस बात की है कि हमारा प्रदेश कहाँ जा रहा है। हमारे प्रदेश में हम आम आदमी को, गरीब, किसान, व्यापारी और इनको बेरोज़गारों को रोज़गार दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। इस मामले में मौजूदा सरकार कुछ कमियां छोड़ गई है, जिसकी वजह से हमारे प्रदेश में रोज़गार के साधन मुहैया नहीं हो पाए, और किसान भी जितना उसको मिलना चाहिए था उतना उसको वाजिब दाम नहीं मिल पाते। तो ये अब जो रोज़गार के लिए तो गवर्नमेंट ने यहाँ स्कीम निकाल दी है, लाडली योजना में 1200 रुपये दे रहे हैं, फलाने को दे रहे हैं, किसानों को सम्मान निधि में 6000 रुपये दे रहे हैं। तो दे तो रही गवर्नमेंट, अब आप और क्या चाह रहे हो? काम नहीं दे रही तो पैसे तो वैसे ही दे रही गवर्नमेंट फ्री में। जहाँ तक किसानों की सम्मान निधि की बात है, तो सारे किसानों को तो मिलती नहीं है, और उनको मिलता है तो उसका फ़ायदा किसानों को मिलता है, ये इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये और जो बाकी योजना है, 6000 रुपये में किसानों की सम्मान निधि से उनका साल भर का खर्चा चल जाता है। वो क्यों चलेगा? छोटे किसान को तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी ना के बराबर। भाई किसी किसान के पास 2 एकड़ ज़मीन है, नाम किसान है, उसको 6000 से भी कुछ नहीं मिलने वाला। हमें किसान को जब तक हम उसको अच्छे तरीके की किसानी नहीं सिखाएंगे और खेती करना नहीं सिखाएंगे, पानी अवेलेबल नहीं कराएंगे, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। या उसके 4 बच्चे हैं तो उनको हम रोज़गार दें, अलग से रोज़गार देना, फैक्ट्रियाँ खोलना, ये बहुत ज़रूरी है। तो दे रही है ना गवर्नमेंट, पैसे दे रही है ना, उसके बदले 1200 रुपये दे रही है, और कह रहे हैं अभी हम 2000 रुपये तक जाएंगे, 2000 रुपये तक देंगे। ये 2000 के अगर 4000 भी कर दें, और चाहे वो कोई भी सरकार हो, तो उससे प्रदेश तरक्की नहीं करेगा। ना उससे बेरोज़गारी दूर होगी, ना उससे किसी घर का भला होने वाला। इसका उल्टा नुकसान ये होता है, जब मुफ्त का गल्ला दे रहे हैं, 1 रुपये किलो का गल्ला दे रहे हैं, और ये 1200 रुपये दे रहे हैं। ये सब बंद करके हमें मुद्दे पे आना चाहिए कि जो भी सरकार बने, भाजपा हो, कांग्रेस हो, हमें इनको रोज़गार देना चाहिए, धंधे करवाना चाहिए, नौकरी देना चाहिए। उससे उनका फ़ायदा होगा। अगर रोज़गार, नौकरी और धंधे हम जब कराएंगे, व्यापार कराएंगे, तो मैं समझता हूँ 5 साल और 10 साल के अंदर अंदर इन सारी योजनाओं की, सम्मान निधि की, 1200 रुपये की, किसी भी आम आदमी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि वो खुद सक्षम होगा ना, अपने पैरों पर चलेगा। उससे प्रदेश भी तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा।
तो जो मध्य प्रदेश में हो रहा है ये आप बता रहे हैं, ये कि यही चीज़ कर्नाटक में भी हो रही, वहाँ भी 1500 रुपये और इतने रुपए दिए जा रहे हैं और तरह तरह के फ़ायदे लोगों को डायरेक्ट खातों में दिए जा रहे हैं। तो ये तो वही कांग्रेस भी कर रही है, वही बीजेपी भी कर रही है, तो आप इसको मतलब ये सही है जब तो दोनों पार्टी। मैं इनको कोई भी पार्टी करे मैं इसे गलत मानता हूँ। मैं हम इससे चुनाव जीत सकते हैं इन बातों से, लेकिन हमारे प्रदेश का या आम आदमी का भला, प्रदेश का भला जब ही कहलाएगा जब आम आदमी खुश होगा। अगर प्रदेश की जनता तरक्की करती है तो वो प्रदेश तरक्की करता है। अरे साहब, तो पैसे दे रही है ना गवर्नमेंट डायरेक्ट, अब आपको और कौन सी भलाई चाहिए? नहीं, वो पैसे देना अलग बात है। आपने उसको एक, हम पूरे लोगों को तो कभी दे नहीं पाते, 50-60% या 40% जनता को दे पाते हैं, लेकिन उससे तरक्की नहीं हो पाती। उससे बल्कि मैंने ये देखा है कि देहाती इलाके में आदमी एक तरह से उसने मजदूरी बंद कर दी, काम करना बंद कर दिया। इससे 2-3 तरह की परेशानी आ रही हैं। लोगों को लेबर नहीं मिलती, अब मिलती है तो बहुत महंगे रेट में मिलती है। आदमी सोचता है मुझे मुफ्त का गल्ला मिल गया, 1 रुपये किलो का गल्ला मिल गया, 12 सुइये वाले आ गए, तो वो काम भी नहीं करता, वो घर बैठ गया। इससे आदमी अलाल हो गया है। तो ये स्कीमों की जगह जैसे आंगनबाड़ी की योजना है, मेरे हिसाब से तो वो भी बंद कर देना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, किसी की भी सरकार बने, किसी भी राजनीतिक दल तो की। आंगनवाड़ी स्कीम तो बड़ी अच्छी है, उसमें तो बच्चों को मुफ्त में भोजन और मुफ्त में दवाएं और टीका सब होता है। सर ये सब जो है ना कागज़ों पे ज़्यादा है और अमल कम होता है। चूँकि हम ये देख रहे हैं, मैं देहात से हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आंगनबाड़ियों में कितना ईमानदारी से काम होता है। बच्चों को खाना, दलिया, ये सब जो है, जहाँ 50 बच्चों की रजिस्टर्ड में एंट्री है, 15 बच्चे आ रहे हैं, हफ्ते में कभी 2 दिन खाना है, कभी 3 दिन है, और उसमें बहुत कमियां हैं। वो सब सरकारें जानती हैं, सब पार्टियां जानती हैं। मैं तो ईमानदारी कहूँगा कि हमारी सरकार हो या किसी और की हो, जिस भी पार्टी की हो, इस तरह की योजनाओं को बंद करना चाहिए और हमें रोज़गार, व्यापार, नौकरी इधर पब्लिक को बढ़ाना चाहिए। इसकी जगह हम अगर अच्छी शिक्षा दें, आज प्राइवेट स्कूलों को का और प्राइवेट अस्पतालों का ये हाल है कि लोग सारे रोज़गार छोड़ते हैं और इधर लग जाते हैं। ज़रा सा पैसा हुआ, एक आदमी के पास 50 लाख रुपया आ गया, 50 मालूम हुआ कि वो 5वीं क्लास पास है, वो बड़ा बिल्डिंग खरीदी और अस्पताल खोल लिया। जिस देश की तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, नंबर 1 हेल्थ। अगर हमारे देश के लोग वो अच्छी तरह से स्वस्थ लोग हैं तो वो अच्छे तरक्की करेंगे, काम करेंगे, वो शिक्षित हैं तो और काम करेंगे। और इन दोनों चीज़ों पे ही हमारा फोकस नहीं है, जो कि होना चाहिए। किसी भी देश की तरक्की में मेरे हिसाब से तो शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे अहम पहलू है, जिस पे हम ध्यान नहीं दे रहे। तो स्वास्थ्य के बारे में तो इतने प्राइवेट नर्सिंग होम जो बड़े बड़े सारे खुले हुए हैं, लोगों के लिए लोग जाएं और अपना इलाज कराएं, सरकारी अस्पताल। वहाँ इस तरह का इलाज है, मैं बता रहा हूँ, आज सबसे बड़ा रोज़गार लोगों का हेल्थ और एजुकेशन हो गया है, जो कि बंद होना चाहिए। लोगों के साथ कितनी लूट मार होती है। आप गरीब आदमी के साथ आप देखिए कि उसको पेशेंट 3 दिन पहले ख़त्म होने वाला, मालूम हुआ उसको रखे हुए हैं दवाओं के दम पे। तो आपका सरकारी अस्पताल की भी हालत तो कोई बहुत अच्छी तो है नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप छोटी तहसील लेवल पे देख लीजिए, एक जगह की बात नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, कि तो अस्पतालों की बहुत बुरी कंडीशन है, कोई नहीं जाता। जैसे मैं लटेरी की बात करूँ, सिरौंज की बात करूँ, तो और जब बेरसिया की बात कर लीजिए आप, आज डॉक्टर और नर्सेज अपनी ड्यूटी करते हैं। डिलीवरी अस्पताल, बल्कि हम ये कहें कि सिर्फ डिलीवरी के लिए लोग जाते हैं, वो भी इसलिए कि वो डिलीवरी के 1000-1500 जो मिलते हैं, नहीं तो लोग डिलीवरी के लिए भी नहीं जाते। और आप बड़े अस्पतालों में, बड़े शहरों में देख लीजिए कि सबसे पहले उन्होंने उठाया का ऑपरेशन डिलीवरी के समय। कितना बड़ा जुल्म हो रहा है इंसानियत के साथ कि आप उनके साथ बिना ऑपरेशन के बच्चा नहीं हो रहा, जबकि वही डिलीवरियाँ सब लॉकडाउन में देख लीजिए आप, 2 साल निकाले, उन 2 साल में कोई आया आपके पास कि ऑपरेशन कर दो? सारी डिलीवरियाँ घर हुई ना। तो देखिए, अभी शिक्षा और स्वास्थ्य की बात मेरी अधूरी रह गई। स्वास्थ्य के मामले में सर मैं आपको बताऊं, तहसील लेवल पे, कई जगह तो ज़िला लेवल पे ये हालत है कि अगर हम जाते हैं, जैसे मेरी तहसील की मैं बात करूं, तो ज़्यादातर टाइम एक डॉक्टर होता है, और एक डॉक्टर है, और शहर की आबादी वहाँ जब 24-25 हज़ार हो तो वो कितने मरीज़ देखेगा। नर्स की ज़रूरत है 14 की, वहाँ 4 नर्सेज होती हैं। तो ये अच्छा, डॉक्टर भी कौन भेजते हैं छोटी जगह में? जिस डॉक्टर की नॉलेज कम होती है। अच्छा डॉक्टर तो 1 मिनट नौकरी छोड़ के और प्राइवेट क्लिनिक खोल लेता है अपना। तो गवर्नमेंट को यहाँ, और वही स्कूलों की हालत है। स्कूलों में हमने शिक्षक भर्ती कर दी, जब से शिक्षाकर्मी का सिस्टम चालू हुआ है, हमने लोगों को रोज़गार तो दे दिया। कांग्रेस सरकार का बहुत अच्छा फैसला था, बहुत अच्छा, और स्थानीय लोगों को बहुत रोज़गार मिला है।
चाहे वो पंचायत कर्मी हो, शिक्षा कर्मी हो। इससे लोगों को रोज़गार तो मिला है और इसके लिए उस जिस सरकार ने करा, दिग्विजय सिंह सरकार ने, उसको मैं बधाई दूंगा कि लोकल के लोगों को बहुत रोज़गार दिया। इसमें हमें अब इसमें एक सुधार कर देना चाहिए कि शिक्षक कर्मी की जब भर्ती हो तो हम उसमें बहुत ईमानदारी से उसकी शिक्षा पे ध्यान दें कि ये कितना पढ़ा लिखा है, वो बहुत ज़रूरी है। कई शिक्षक तो ऐसे हैं जिनको शायद अपने ज़िले के कलेक्टर का भी सही ढंग से नाम मालूम नहीं होगा। तो इन चीज़ों में सुधार लाना बहुत ज़रूरी है और हेल्थ एक नंबर पे हेल्थ में करना चाहिए। स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में क्या आप देखते हैं, क्या बेहतर है या क्या है? हमको जो दिखता है वो स्कूलों की तो हालत बहुत ख़राब है। एक एक कमरे में स्कूल चल रहे हैं, पेड़ों के नीचे गांव पंचायतों में ये पेड़ों के नीचे तो बहुत कमी आ गई और स्कूल की बिल्डिंगें बहुत बनाई हैं, कई जगह बना दी गई हैं। मेरे इलाके में, जंगली इलाके में देखते हैं तो बहुत स्कूल की बिल्डिंग है, लेकिन पढ़ाने वाले नहीं हैं। इन स्कूल की बिल्डिंग बन गई, इसके बाद में वो कितने साल में गिर जाएगी ये कोई गारंटी नहीं है। वो हालत ख़राब है, पुताई नहीं हो रही, निर्माण कार्य घटिया होता है। सबसे मेन चीज़ है, अब नीम के नीचे बैठने को बच्चा पढ़ लेगा, लेकिन कम से कम मास्टर हो पढ़ाने वाला। अब गांव में स्कूल है, उसी गांव में प्राइवेट स्कूल भी खुल गया है, तो कितनी शर्म की बात है ये हमारे लिए। कोई सरकार इस पर ध्यान नहीं देती।